नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आपको 30 में से 30 पूरे नंबर चाहिए तो आपको ये वीडियो कम्प्लीटली ईमानदारी से देखनी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो कि 30 मार्क्स का होता हैगा। तो अगर आपको पूरे स्कोर करने हैं तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। पार्ट 2 की वीडियो में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो 2 पार्ट की वीडियो में मैं आपका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करा दूंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एक एक क्वेश्चंस के बारे में और उसके आंसर को भी हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आंकड़े क्या है और हमें आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए यहाँ पर आपको आंकड़ों की डेफिनेशन देनी है कि आंकड़ों का मतलब होता है संख्यात्मक सूचनाएं जिसका प्रस्तुतिकरण हम निरपेक्ष रूप में, परसेंटेज के रूप में या फिर हम किसी सूचकांक के रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए किसी भी संख्यात्मक सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हमें किसी भौगोलिक क्षेत्र का विश्लेषण करना है, जैसे वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की विकास की दर को, तो हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। और जब हम इन आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में यानी कि एक टेबल बना लेते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है हमारा विश्लेषण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से ऊपर नंबर आए हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से नीचे आए हैं। तो ऐसे अगर हम टेबल बना लेंगे तो ऐसे में हमें विश्लेषण करने में आसानी होगी कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर है, ठीक है। तो ऐसे में आप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या या फिर उसके विकास की दर का अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि हमें बताना हैगा आंकड़ों के स्रोतों के बारे में, या फिर अगर मैं इसी को अलग तरीके से पूछूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि हमें आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के बारे में बताना है, ठीक है। तो आंसर इसका सेम ही होगा, प्राथमिक और द्वितीयक, ये दो स्रोत हैं ये आंकड़ों को एकत्रित करने के, आंकड़ों के स्रोत हैं ये, ठीक है। तो देखिए अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को बता रखा हैगा ताकि आप पे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आंकड़ों के दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। 3 नंबर में आएगा ये आपका क्वेश्चन, और जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वो भी आपके 3 नंबर का था। तो आपको देखो इसमें प्राथमिक स्रोत और उसके प्रकार और उसके एग्जाम्पल दे देना है, फिर द्वितीयक स्रोत और उसके एग्जाम्पल और उसके प्रकारों के बारे में बता देना है। तो आपका 3 नंबर लायक बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना है क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टाइम कम होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक डाटाज क्या होते हैं, या फिर प्राथमिक आंकड़े या फिर स्रोत क्या होते हैं। तो ये वो डाटाज होते हैं जो कि जो भी वहाँ पर विश्लेषण करने के लिए जो शोधार्थी जा रहा होता हैगा तो वो प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा या फिर इंटरव्यू के द्वारा या फिर प्रश्नावली विधि के द्वारा डाटास को कलेक्ट करता है। जैसे अगर आप किसी क्षेत्र में जाते हो और वहाँ की जनगणना करने जाते हो तो वो क्या है, प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत जो कि ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। अभी हम इसके एकत्रित करने के विधियों के बारे में बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे व्यक्तिगत प्रेक्षण के बारे में यानी अवलोकन के बारे में, और इंटरव्यू के द्वारा, इसके अलावा प्रश्नावली विधि के द्वारा। तो इन सभी को अभी हम आगे के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका 3 नंबर का आएगा। तो आपको प्राथमिक डाटास क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन और उनके प्रकारों के बारे में बताना है, और द्वितीयक डाटास क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं उसके बारे में बताना है और उसके प्रकारों के बारे में बताना है। तो आपका 3 नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, ये बिल्कुल शोधार्थी के द्वारा कलेक्ट नहीं किए जाते हैं बल्कि इसको प्रकाशित जो साधन होते हैं जैसे कोई न्यूज़पेपर हो गया, कोई सरकारी रिकॉर्ड हो गया, तो इनके द्वारा डाटास को कलेक्ट किया जाता है। तो इसकी 2 विधि आएंगे। सबसे पहले प्रकाशित स्रोत, जो प्रकाशित हो चुकी है, जो प्रिंट हो चुकी है ये, उसके माध्यम से अभी हम डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो सरकारी प्रकाशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो निजी प्रकाशन होता है, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है, तो उसमें भी हमें डाटास देखने को मिलते हैं। अप्रकाशित स्रोत जो कि प्रकाशित नहीं होते हैं लेकिन हमें वो मिल सकते हैं, जैसे निजी रिकॉर्ड हो गया, सरकारी रिकॉर्ड हो गया। तो हम यहाँ पर जाकर किसी सरकारी दफ्तर में जाकर वो रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कि जो हमने अभी ये 3 मेथड बताए थे प्राथमिक आंकड़ों के, तो उसके हमें प्रकारों के बारे में, स्रोतों के बारे में डिस्क्राइब करना हैगा, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले आप लिखोगे प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। स्रोत आंकड़े एक ही है, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके प्रकारों के बारे में बताओगे, ठीक है, कि 3 होते हैं, यानी इसके 3 स्रोत होते हैं। सबसे पहला आएगा व्यक्तिगत अवलोकन, फिर इंटरव्यू और उसके बाद आएगा प्रश्नावली। तो देखिए क्योंकि ये 3 नंबर का है तो इसलिए आपको तीनों स्रोतों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके इन सभी स्रोतों के बारे में। तो देखिए सबसे पहला है हमारा व्यक्तिगत स्रोत। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्तिगत या फिर समूह के द्वारा किसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से सूचना को कलेक्ट किया जाता है, तो इसको हम व्यक्तिगत प्रेक्षण कहते हैं। इसमें जो शोधार्थी होता है यानी कि जो सूचना कलेक्ट करने वाला होता है, उसको उस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिस विषय के लिए वो कलेक्ट करने जा रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा इंटरव्यू मेथड, जिसको कहते हैं हम साक्षात्कार विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं को प्राप्त करता है बातचीत के माध्यम से, ठीक है। अब तीसरा मेथड है हमारा प्रश्नावली विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरव्यू जिसको जानकारी चाहिए तो वो जो कुछ साधारण प्रश्न होते हैं उसको कॉपी पे लिख लेता है और उसके जो संभावित आंसर होते हैं कि भाई ये बंदा ये आंसर दे सकता है, तो उस उत्तर को भी वो एमसीक्यू फॉर्म में लिख लेता है, ठीक है। उसके बाद जब वो उसको देता है तो वो अपने अनुसार उस पर टिक लगाता है, निशान लगाता है। तो इस तरीके से भी हम इंफॉर्मेशन या फिर सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके 3 मेथड हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न के बारे में। तो देखिए चौथा प्रश्न है हमारा मेंशन 5 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटाज, यानी कि जो सेकेंडरी डाटाज आएंगे, द्वितीयक आंकड़े आएंगे, द्योतक आंकड़े हैं, उसके 5 स्रोतों के बारे में हमें बताना है। इसके बाद हमें ये भी बताना है कि इंटरनेट किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है। तो मैंने आपको वही बताया था कि जो इंटरनेट है वो प्रकाशित स्रोत में आता है, जो मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो इसी में आता है, यानी कि जो इंटरनेट है वो भी द्वितीयक आंकड़ों का ही एक स्रोत है, ठीक है। अगर आप इसके द्वितीयक आंकड़ों की डेफिनेशन दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछा गया है कि द्वितीयक स्रोतों के बारे में बताना है हमें 5 स्रोत, और 1 नंबर में पूछा गया है कि इंटरनेट किस प्रकार का डाटा है, ठीक है। तो आप बस इतना भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो आंकड़े होते हैं द्वितीयक आंकड़े, उसके 2 स्रोत हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित जो कि प्रिंट होंगे, जैसे सरकारी प्रकाशन हो गया, निजी प्रकाशन हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, और अप्रकाशित जो कि प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उस दफ्तर में जाके, सरकारी दफ्तर में जाके या फिर निजी कंपनी में जाके, निजी दफ्तर में जाके हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं, तो वो भी एक स्रोत है आंकड़ों को कलेक्ट करने का। फिर आपको बता देना इंटरनेट द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न के बारे में। तो देखिए 5वां प्रश्न है हमारा कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, यानी कि इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं उसमें 3 होंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत प्रेक्षण है, फिर इंटरव्यू है, उसके बाद प्रश्नावली है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है जो प्रश्नावली है, जो साक्षात्कार है यानी जो इंटरव्यू है, वो प्राथमिक आंकड़ों का ही एक स्रोत है। इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो प्रत्यक्ष रूप से बातचीत के माध्यम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला बंदा है, जो साक्षात्कार है, जो साक्षात्कारता है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते समय बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी क्षेत्र में जनगणना करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जब आप लोगों से बात करो तो पूरा कॉन्फिडेंस में होकर बात कीजिए, ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत। अगर आप घबराओगे तो सामने वाला भी डर जाएगा कि भाई ये हमसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकलवा रहा है, या फिर हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक तो नहीं कर देगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास के साथ बातचीत करनी है। उसके बाद आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में या फिर उन्हीं की भाषा में बात करनी है, ताकि वो आपके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ पाए और उत्तर भी काफ़ी अच्छी तरीके से दे पाएँ, ठीक है। इसके अलावा आपको पहले ही बता देना है कि भाई मैं इस उद्देश्य के लिए आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, वरना वो भी समझेगा कि भाई ये हमसे इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो कि उसके आत्मसम्मान या फिर उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सावधानियाँ हो गई। अगला है हमारा कि साक्षात्कार विधि के हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बताना है, यानी कि गुण और दोषों के बारे में बताना है। इसके अलावा पूछा गया है हमसे कि साक्षात्कार के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है अभी कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम कि इंटरव्यू मेथड के गुण और दोषों के बारे में। तो देखिए गुण क्या होते हैं, इसके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो साक्षात्कार विधि होती है उससे हम सभी प्रकार की सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं सीधे घटना से संबंधित व्यक्ति के द्वारा। जैसे मान लो कहीं पर रोड एक्सीडेंट हुआ है,
तो अगर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो वहाँ पर उपस्थित था व्यक्ति, उससे अगर हम जो आसपास लोग उपस्थित होते हैं तो उससे हम प्रत्यक्ष रूप से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये घटना कैसे हुई थी, कब हुई थी। इसके अलावा तो इसके मेरिट्स हो गए, ये गुड हो गए, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरव्यू मेथड होता है, उसके अलावा जो हम अमूर्त होता है यानी कि जो दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य घटनाएं होती है, उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि भाई जो वहाँ पर व्यक्ति हैं वो बताएंगे कि भाई इस तरीके से ये घटना घटी थी। इसके अलावा ये जो इंटरव्यू मेथड है, इसके द्वारा हम जो भूतकालीन घटनाएं हैं यानी कि जो घट चुकी है, पहले हो चुकी है, हालांकि हम उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी जो लोग मौजूद थे उससे हम इंटरव्यू मेथड के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो साक्षात्कार विधि होती है यानी इंटरव्यू मेथड होता है, उसमें हमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वही इंटरव्यू दे सकता है, कोई भी दे सकता है। ठीक है। बस डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू देने में इच्छुक है या नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिमेरिट्स के बारे में यानी कि साक्षात्कार के दोषों के बारे में। तो देखिए इसके दोषों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है इंटरव्यू देने वाले पे कि भाई उसका मन है कि नहीं इंटरव्यू देने का। ठीक है। आप ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरव्यू लेने वाला होता है यानी कि साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू लेने वाला है, तो उसके द्वारा जो सूचनाएं होती है वो उसके स्मरण शक्ति पर निर्भर करती है कि कितना वो कैप्च कर पाता है, कितना वो अपने दिमाग में रख पाता है। क्योंकि जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं करेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कुछ निकल जाएंगी उसके दिमाग से। ठीक है। तो ये इसके डिमेरिट्स हो गए, दोष हो गए। इसके अलावा कुशल साक्षात्कारों के भी हमारे पास यहाँ पर समस्या है। ठीक है। और इसके अलावा इसके दोष ये भी है कि इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि अगर हम एक से इंटरव्यू लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो देखिए अगला प्रश्न आएगा हमारा कि हमसे पूछा गया था कि कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाना है और बातचीत करनी है। इसके अलावा आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में उन्हीं की भाषा में आपको बातचीत करनी है ताकि आप अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा आपको पहले उद्देश्य बता देना कि भाई मैं इस उद्देश्य के लिए आया हूँ और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इस उद्देश्य के लिए। ठीक है। बिल्कुल फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट बनाए रखना है आपको। ठीक है। ताकि जो सामने वाला है वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्नावली जो विधि है उससे आप क्या समझते हैं या फिर ये क्या आएंगे और इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में हमें बताना है। तो देखिए प्रश्नावली मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लो मेरे को एग्जाम्पल के तौर पर मुझे किसी चीज़ के बारे में, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों से कि भाई इस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगा, जो साधारण क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसको मैं लिख लूँगा और उसके जो संभावित उत्तर होंगे कि भाई ये बंदा ये आंसर दे सकता है, तो उसको भी मैं लिख लूँगा। और जब मैं उसके पास जाऊँगा तो वो अपने आप ही जो ऑप्शन रहेंगे तो आराम से वो टिक कर सकता है। लेकिन तो ये हो गया प्रश्नावली मेथड। ठीक है। अब बात करते हैं इसके गुण और दोषों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में यानी कि इसके गुण के बारे में कि प्रश्नावली विधि के क्या गुण हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो प्रश्नावली विधि होती है उसके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा हम कम टाइम में अधिक से अधिक सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें लिखना है और दे देना है, वो बाद में अपना देते रहेगा। और ऊपर से ये कम खर्चीला भी होता है। ठीक है। अब मान लो मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो एक तो बहुत सी चीज़ों की, मान लो मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ तो आने जाने का खर्चा, तो बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन जो ये प्रश्नावली मेथड होता है इसमें कम खर्चा बैठता है। ठीक है। ये जो प्रश्नावली विधि होती है इसके प्रयोग से आसानी से हम सांख्यिकीय जो विश्लेषण होता है उसको किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अवगुण के बारे में या फिर इसके दोष के बारे में कि इसके डिमेरिट्स कौन कौन से आएंगे। देखिए सबसे पहला डिमेरिट्स है इसका कि इसके लिए हमें केवल और केवल पढ़े लिखे और जो इच्छुक व्यक्ति है उसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही तो पढ़ पाएगा कि मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है। ऊपर से जिसका मन ही नहीं करेगा भाई मेरे को नहीं देना है, तो आपसे थोड़ा ना वो ज़बरदस्ती कर सकते हो आप उससे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्नावली विधि होती है उसमें तो हम संभावित उत्तर लिखते हैं कि भाई ये आंसर दे सकता है, तो ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है वो पूरी सूचनाएं नहीं दे पाता है, उसको इसके अलावा भी कुछ पता होता है, लेकिन हम बस उतना ही लिख देंगे तो उतना ही बता पाता है। ठीक है। भावनात्मक प्रेरणा इसमें नहीं होती है और इसमें गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आंसर्स होते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं, हम खुद ही MCQ तैयार करते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादा विश्वसनीय भी नहीं होता है। तो आइए अब बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न के बारे में। तो देखिए हमारा 8वां प्रश्न है कि एक अच्छी प्रश्नावली के क्या क्या गुण होते हैं।
तो देखिए, जब आप एक अच्छी प्रश्नावली बनाते हैं तो उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि आपको प्रश्नों की संख्या को कम रखना है, ठीक है। और दूसरा, आपके जो प्रश्न होंगे वो सरल और स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। तीसरा, कि आपके जो प्रश्नों का क्रम होगा वो बिल्कुल उचित क्रम में होना चाहिए ताकि उत्तर आसानी से दिया जा सके। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि आपके जो प्रश्न होंगे उसमें ऐसे प्रश्न शामिल नहीं होने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान या फिर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सारणीयन से आप क्या समझते हैं या फिर सारणीयन किसे कहते हैं। तो देखिए, सारणीयन यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है हमें सारणी बनानी है, यानी कि जब हम तथ्यों को या फिर आंकड़ों को अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए जब हम तथ्यों को और आंकड़ों को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो इसको हम सारणीयन कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसकी विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि जब हम तथ्यों को सारणी में व्यवस्थित करते हैं तो इससे हमारा अध्ययन करने का जो मेथड होता है वो काफ़ी ईजी बन जाता है और हम आसानी से विश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न के बारे में। तो 10वां प्रश्न है हमारा, रेखा चित्र आरेख और बहुरेखा चित्र में क्या अंतर है। तो देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है रेखा चित्र, यानी कि इसमें आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम एक सरल रेखा का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वर्ष और ऊपर लिखा है बिक्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2002 में, फिर 2003 में कितनी बिक्री हुई। तो ऐसे में एक रेखा के द्वारा यहाँ पर डाटा को शो किया गया है, ठीक है। तो रेखा चित्र का उपयोग सामान्यतः किसी भी प्रकार के उत्पादन में वृद्धि या फिर गिरावट को दिखाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं बहुरेखा चित्र आरेख के बारे में। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है बहु, मतलब कि इसमें एक या एक से अधिक रेखाओं का प्रयोग किया गया है आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए, ताकि हम 2 या 2 से अधिक चरों की तुलना कर सकें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एक या एक से अधिक रेखा बनाएंगे तो यानी कि तुलना करने के लिए ही बनाएंगे। तो इसलिए बहुरेखा चित्र आरेख का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक अनुमानित है और एक वास्तविक है कि वास्तविक दिन में कितना तापमान था और एक अनुमानित तापमान कितना होगा। तो उसकी तुलना करने के लिए हम यहाँ पर बहुरेखा चित्र आरेख बनाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुरेखा चित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाने के लिए, लिंग अनुपात, पुरुष और महिलाओं की संख्या, ठीक है, या फिर विभिन्न फसलों को एक साथ दर्शाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, 11वां प्रश्न हमारा कि दंड आलेख किसे कहते हैं और एक अच्छे दंड आलेख की क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, दंड आलेख का मतलब होता है कि जब आप बराबर चौड़ाई वाले कॉलमों का उपयोग करके, स्तंभों का उपयोग करके किसी डाटा को शो करते हो, बताते हो, तो उसको कहते हैं हम दंड आलेख, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक स्तंभ बना दिया गया है जिसके द्वारा हम डाटा को शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा कि जन्म के दिन और ऊपर लिखा है हमारा किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो आपको ये डाटा स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसको स्तंभ आरेख भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे दंड आलेख की क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि जो स्तंभों की चौड़ाई होनी चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, कि जो स्तंभों के बीच की दूरी होनी चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, कि अगर आपको अपने दंड आलेख को ज़्यादा आकर्षक बनाना है तो उसके लिए आप कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। तो देखिए, 12वां प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि वृत्त आरेख किसे कहते हैं और वृत्त आरेख बनाने के चरणों को उल्लेखित कीजिए। तो देखिए, इसके नाम से ये पता चल रहेगा, वृत्त मतलब कि वृत्त के माध्यम से हम डाटास को शो करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं वृत्त आरेख। इसको चक्र आरेख भी कहा जाता है, पाई चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको बनाने के चरण क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए आपको डाटा दिया होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मृदा दी है, उसके आगे यहाँ पर आपको संख्या दी होगी, कोई सी भी संख्या, मान लो 42 दे दी, ठीक है। फिर आपको जब वृत्त आरेख बनाओगे, जब आप पाई चार्ट बनाओगे तो उसमें आपको केंद्रीय कोण निकालना होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी आपको नंबर्स दिए होंगे उन सबको टोटल कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मान लो लेटराइट मृदा आएगी, ठीक है, वो 4 आएगी, 4 मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसी कोई सा भी डाटा यहाँ पर आपको दिया होगा तो सबसे पहले आपको उन सबका टोटल कर लेना है। उसके बाद आपको केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, जो जैसे मान लो यहाँ पर लेटराइट मृदा आएगी, ठीक है। तो लेटराइट मृदा का अगर हमें केंद्रीय कोण निकालना होगा तो सबसे पहले उसका मान लिखेंगे, बट्टा में टोटल इसका जोड़ने पर जितना भी आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद 360 से गुना कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारा आंसर निकलेगा वो डिग्री में निकलेगा और उसको हम चांद की सहायता से, जिसे आप डी कहते हैं, डी की सहायता से आप वृत्त पर उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाई चार्ट बनके तैयार हो जाएगा।
तो अभी सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहेंगे, अगले पार्ट की वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको इसको आकर्षक बनाना है तो आप इसमें कलर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में। तो देखिए 13वां प्रश्न है हमारा दंड आरेख, अभी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इसके प्रकारों के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए दंड आलेख को हम ऊर्ध्वाधर भी दर्शा सकते हैं और क्षैतिज भी। अब इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा सरल दंड आरेख। इसमें क्या होता है, समान मोटाई के स्तंभों का उपयोग किया जाता है आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सरल रहता है ये, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं मिश्रित दंड आरेख के बारे में। तो देखिए मिश्रित यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही स्तंभ के अलग अलग भागों में आंकड़ों को प्रदर्शित किया जा रहेगा, है ना। तो इसको कहते हैं मिश्रित दंड आलेख। इसमें सबसे पहले हमें बिल्कुल सरल दंड आलेख बनाना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें डाटास दिएंगे उसके हिसाब से स्तंभों को अनेक पार्टों में डिवाइड करना होता है और इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार के बारे में। तो देखिए तीसरा प्रकार है बहुदंड आरेख। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक साथ दो या दो से अधिक स्तंभों को उत्कीर्णित करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, पुरुष और स्त्रियों की संख्या को इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम कर सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने 14वें प्रश्न के बारे में। तो देखिए 14वां प्रश्न है हमारा आरेख और मानचित्र बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि हमें उपयुक्त विधि का उपयोग करना चाहिए, कि हमें किस मेथड का उपयोग करके इसको बनाना है। सेकंड, कि हमें ग्राफ पर चीज़ों को, जो आरेख है, जो मानचित्र है, उसको ग्राफ पे बनाना जाना चाहिए। तीसरा, कि जो उपयुक्त हमें मापनी का भी चयन किया जाना चाहिए, कि हमें इसको बनाने के लिए किस स्केल का उपयोग चाहिए, चांद का उपयोग चाहिए, किसका उपयोग चाहिए, ठीक है। तो मापनी का भी हमें सावधानीपूर्वक चयन करना है। इसके बाद हमें बिल्कुल साफ सुथरा प्रदर्शित करना है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।